हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रल पे डिस्कस करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये पूरा कंसेप्ट आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो आप वीडियो को स्किप ना करें, कंटिन्यूसली इसको एंड तक वॉच करें तो आपको ये बिल्कुल से क्लियर होगा। साथ ही जो इस चैनल पे स्टूडेंट नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी वीडियो हम इस चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप वीडियो का भरपूर लाभ ले सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए, आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पे स्टडी कर लिया था। जो आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे f(x) dx। ठीक है, इस टाइप के इंटीग्रल को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। और जब इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट को अप्लाई करते हैं तो वो बन जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल देखिए a to b f(x) dx, इस फॉर्म में जो इंटीग्रल होता है तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपका डेफिनेट इंटीग्रल। और यहाँ पे जो a है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड b को बोलते हैं हम अपर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो यहाँ पे a को लोअर लिमिट एंड b को यहाँ पे अपर लिमिट बोलते हैं। तो लिमिट के साथ में जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो वो होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है और ये किसको रिप्रेजेंट करता है ये चीज़ भी हमें यहाँ पे समझनी है। तो देखिए, डेफिनेट जो इंटीग्रल होता है ये हमेशा एक बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कोई परिबद्ध क्षेत्र है तो उसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि y=f(x) हमारे पास कोई कर्व है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से है। मान लीजिए y=f(x) का ग्राफ है। अब हम x पे दो पॉइंट लेते हैं, एक x=a और दूसरा पॉइंट हमारे पास x=b। x=a y(x) के पैरेलल लाइन होगी एंड x=b भी y(x) के पैरेलल लाइन होगी। ठीक है भी, तो अब यहाँ पे देखिए x=a, x=v और y=f(x) जो कर्व है अपना एंड एक्सिस, इनसे जो बाउंडेड एरिया है उसको हम यहाँ पे सेडेड बनाते हैं। तो ये जो बाउंडेड एरिया है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है, इट मीन्स जो ये बाउंडेड रीजन है इसका जो एरिया है वो किसके द्वारा दिया जाता है, a to b f(x) dx के द्वारा। इट मीन्स इसका जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो a to b f(x) dx है। तो यहाँ पे ये जो बाउंडेड एरिया है ABCD, इसको अपन नेम दे सकते हैं। तो ABCD का जो एरिया है वो जो एरिया है वो a to b f(x) dx के इक्वल है। तो कोई भी आपसे ये क्वेश्चन करता है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेट इंटीग्रल एक बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। हमेशा परिबद्ध क्षेत्र जो होता है उसके क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से मतलब कहने का मतलब है कि a to b f(x) dx जो डेफिनेट इंटीग्रल है जो इस बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं ये अभी हमें देखना है। तो देखिए, जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है a to b f(x) dx, इसको हम दो तरीके से सोल्व करते हैं। फर्स्ट तरीका, तो फर्स्ट मेथड है वो है लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम इट मीन्स योग सीमा के रूप में, हिंदी में इसे योग सीमा के रूप में बोलते हैं। ठीक है, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी बोलते हैं। और दूसरा जो मेथड है इसका वो है सेकेंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन, इंटीग्रल कैलकुलस। तो दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि योग सीमा के रूप में डिफाइनेट जो इंटीग्रल होता है उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ मैं, a to b f(x) dx, ये बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इस बाउंडेड रीजन का
एरिया जो है उसे फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इट मीन्स हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो आपका ये साइडेड जो एरिया है, इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो लेंथ है, इस लेंथ को हम n इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। n इक्वल पार्ट का मीन ये है कि यहाँ पे इस जो पूरा जो बाउंडेड रीजन है, इसको हम n रेक्टेंगल में, n इक्वल ब्रेथ वाले रेक्टेंगल में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। भाई इनकी जो चौड़ाई है उसको हम इक्वल रखते हैं, तो सभी रेक्टेंगल्स की जो ब्रेथ है वो इक्वल है। तो वो इक्वल जो ब्रेथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आपकी जो लेंथ है, ठीक है, ये टोटल जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी भाई, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लेंथ होगी b माइनस ए। लेंथ टोटल b माइनस ए होगी क्योंकि ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस b है और 0 से a तक डिस्टेंस क्या है, a है। तो b में से a माइनस करेंगे तभी तो ये b माइनस ये a भी डिस्टेंस आएगी। तो इसको हमने n पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो n पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जो वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम बोल रहे हैं h। तो h यहाँ पे क्या है, जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ है, उसकी चौड़ाई है h यहाँ पे। तो सभी रेक्टेंगल्स की ब्रेथ यहाँ पे क्या है, h है। अब जो हमने ये जो एरिया था उसको हमने रेक्टेंगल में डिवाइड कर लिया और रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल की ब्रेथ का पता लग गया कि सभी रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है, चौड़ाई है वो h है। अब हमें लेंथ लेनी है यहाँ पे, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे पॉइंट कौन सा है, x+a, और इस पॉइंट को हम इस कर्व में रखेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। इट मीन्स इस रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए फंक्शन में x के प्लेस पे क्या लेंगे, a लेंगे, तो ये बन जाएगा fa। तो फर्स्ट वाला जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ h हो गई और उसकी लेंथ क्या हो गई, fa। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गया h इंटू fa। तो ये फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब हम सेकंड वाले रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो ब्रेथ तो सबकी h है, अब लेंथ की बात करें तो ये वाला पॉइंट लेते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हो गया x+a+h, क्योंकि s डिस्टेंस आगे आ गया तो a+h। तो अब कर्व में हम क्या करेंगे भाई, x के प्लेस पे क्या लेंगे, a+h। भाई x के प्लेस पे क्या लेंगे, a+h लेंगे। तो a+h लेंगे तो यहाँ पे सेकेंड रेक्टेंगल की क्या आ गई है, यहाँ पे लेंथ आ गई है। तो सेकेंड रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, h इंटू fa+h। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी तरीके से हम थर्ड रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो थर्ड रेक्टेंगल में ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया x+a+2h हो गया, क्योंकि भाई 2h डिस्टेंस आगे आ गया अपन। और इस रेक्टेंगल की लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्व में x के प्लेस पे a+2h लेंगे। तो ये बन गया fa+2h। तो थर्ड वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ हो गई fa+2h और ब्रेथ हो गई h। तो इसका एरिया हो जाएगा h इंटू fa+2h। तो इस तरीके से अपन सभी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर देंगे, तो इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से चलते जाएंगे और लास्ट में जो आपका nth रेक्टेंगल है उसका एरिया हो जाएगा h इंटू fa+n-1 इंटू h। ओके, तो इस तरीके से ये पूरे बाउंडेड रीजन का यहाँ पे एरिया आ गया। अब इसमें क्या है, देखिए गौर से कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड होती है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की बात करें, जब हम उसके ऑपोजिट साइड को इक्वल करते हैं तो यहाँ कुछ पार्ट ऊपर यहाँ पे छूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे जब इसको हम इक्वल करेंगे तो यहाँ भी एक पार्ट छूट गया, ठीक है। ऐसे यहाँ इक्वल करेंगे तो यहाँ एक पार्ट छूटा हुआ है, पार्ट छूट गया। तो जब रेक्टेंगल की बात करते हैं, ऑपोजिट साइड को इक्वल करते हैं, तो कुछ पार्ट ऊपर यहाँ पे अपन बाउंडेड रीजन के अंदर छूट जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर एरिया नहीं होता है। तो इसके लिए हम क्या करें कि ये जो पार्ट है ये छूटे नहीं, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना है कि जो रेक्टेंगल की ब्रेथ है h जो है इसको बहुत ही क्या करेंगे, मिनिमम करेंगे। अगर ब्रेथ को हम बहुत ही मिनिमम करेंगे तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे नहीं छूटेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे हमें लिमिट को अप्लाई करना पड़ेगा। इट मीन्स h टेंड्स टू क्या लेंगे हम, 0 लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे ब्रेथ जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और ब्रेथ बिल्कुल मिनिमम होगी तो ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये नहीं छूटेगा। तो हमारा जो एरिया है वो बन गया
लिमिट एच टेंड्स टू 0 एच एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस एच प्लस एच एफ ए प्लस 2h प्लस डॉट प्लस एच एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ओके, अब एक चीज़ और भी देख लीजिए यहाँ पे एच टेंड्स टू 0, यहाँ पे ब्रिथ को हमने क्या किया है, बिल्कुल मिनिमम किया है, नियरेस्ट टू 0 किया है। तो नियरेस्ट टू 0 कब होगा, ये ब्रिथ कम कब होगी, जब यहाँ पे रेक्टेंगल अपन क्या करेंगे, ज़्यादा बनाएंगे। तो इस वाले फॉर्मूले में आप ध्यान रखेंगे एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, यानी नंबर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इनफाइनाइट होगी, तभी एच क्या होगी यहाँ पे 0 होगी। तो इस वाले फॉर्मूले में ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे एच इक्वल्स टू जो है b माइनस ए अपॉन एन है, और n की जो लिमिट है यहाँ पे इनफाइनाइट है। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट का मीन समझ गए कि इसके अंदर जो रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल बनाए हैं वो अगर इनफाइनाइट होंगे, मतलब इनफाइनाइट एंगल होंगे, तभी इसकी ब्रिथ जो है, सभी एंगल्स की जो ब्रिथ है वो मिनिमम होगी, और मिनिमम ब्रिथ होगी तो ऊपर वाला पार्ट यहाँ से नहीं छूटेगा और इस पूरे बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ये फॉर्मूला जिस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे बाउंडेड रीजन का एरिया फाइंड किया है। और जो ये बाउंडेड रीजन का एरिया है यही आपका ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू है, और इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम लिमिट ऑफ सम, यानी योग सीमा के रूप में। तो ये हो गया आपका योग सीमा के रूप में डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल फॉर्मूला, सॉरी। अब हम देखते हैं दूसरा सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है और इससे हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इससे हम फंक्शंस को किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, सेकंड जो मेथड है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल जो है, जो हमने 9th वाले एक्सरसाइज में जिस तरीके से इसको सॉल्व किया था, इसका इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड की थी, उसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज एफ एक्स का इंटीग्रल सपोज कैपिटल एफ एक्स है एंड प्लस सी, अपन इसमें लगा सकते हैं प्लस सी। एक बार दिखा देता हूँ आपको कि सी इसके अंदर यूज नहीं होता है, तो सी किस तरीके से यूज नहीं होता देखते हैं अभी। देखिए, मान लेते हैं कि एफ एक्स का जो इंटीग्रल है वो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है। अब हम यहाँ पे जो लिमिट ए टू बी है इसको अप्लाई करते हैं, इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। अब हमें लिमिट को कैसे अप्लाई करना है, पहले इंटीग्रल में हम अपर लिमिट को अप्लाई करेंगे और फिर लो लिमिट को अप्लाई करके माइनस कर देंगे, यानी अपर लिमिट को अप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी उसके बाद में लोअर लिमिट को अप्लाई करने से जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें माइनस कर देंगे। तो x के प्लेस पे पहले क्या लेंगे, b लेंगे, तो ये हो गया एफ बी प्लस सी। हमने अपर लिमिट को अप्लाई कर दिया, माइनस अब लोअर लिमिट को अप्लाई करते हैं, x के प्लेस पे a लेते हैं, तो ये हो गया एफ ए प्लस सी। ओके, तो फाइनली यहाँ पे एफ बी प्लस सी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो गया एफ ए माइनस सी। तो सी से सी यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या आ गया हमारे पास, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये हमारे पास हो गया ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन जो है, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इसको थ्योरम कह सकते हैं, थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलेशन जो है ये लिमिट ऑफ सम से इजी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली भी। जैसे एफ एक्स का इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो एफ एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स, और एफ एक्स में हम लिमिट को अप्लाई कर देंगे ए टू बी। तो पहले अपर लिमिट को यूज़ करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट को यूज़ करेंगे, तो उससे जो वैल्यू आएगी वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। जब इनडेफिनेट इंटीग्रल में हम लिमिट को अप्लाई कर दें तो वो क्या बनता है, डेफिनेट इंटीग्रल बनता है। डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा बाउंडेड रीजन के एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, लिमिट ऑफ सम एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो लिमिट ऑफ सम से किस तरीके से सॉल्व करते हैं ये हमने यहाँ पे ज्योमेट्रिकली यहाँ पे इसको देख लिया है। तो ये लिमिट ऑफ सम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एंड
सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, इसमें सिंपली हम एफ का इंटीग्रल फाइंड करते हैं, उसके बाद में उसमें लिमिट को अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट को अप्लाई करते हैं और फिर माइनस लोअर लिमिट को अप्लाई करके उसको माइनस करते हैं, तो इससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड हो जाती है। तो आई थिंक आज के इस वीडियो में सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस वीडियो को देख करके आपको यदि अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।